देते हैं। तो ये जो टेस्ट हम करने वाले हैं ये रहेगा आपका साइंस का, ठीक है। साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे लेने वाले हैं जो बहुत ही एग्जाम के लिए आपके लिए जो रहे महत्वपूर्ण रहेगा, जो आने की संभावना जिनकी है वो प्रश्न यहाँ पे लेने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे कहता है कि एक घरेलू सिलेंडर में जो एलपीजी होता है उसमें गैस किस तरीके से संग्रहित करी जा सकती है। जो आपके एलपीजी सिलेंडर है उसमें गैस किस तरह से संग्रहित की जाती है, तो याद रखेंगे वो हमेशा तरल अवस्था में होती है, ठीक है। जो लिक्विड में होती है हमेशा गैस, उसके बाद जब वहाँ पे निकलती है तब यहाँ पे वो गैस अवस्था में हो जाती है, लेकिन सिलेंडर के अंदर जो होती है वो आपकी लिक्विड में ही होती है, तरल अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले प्रश्न की बात कीजिए। तो इसमें यहाँ पे कहा गया कि फिटकरी के रूप में जाने वाला पोटास एलम है क्या, ठीक है। जो फिटकरी के रूप में हम पोटास एलम को जानते हैं तो वो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा देखेगा। तो इसका जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लवण, यानी कि इसे होता है साल्ट होता है। बेसिकली क्या होता है आपका, ये साल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, साल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो इसमें बोला गया है कि डैश ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। जो भोजन का परिवहन करता है उस ऊतक का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको पहले ही बताया कि फ्लोएम का मतलब क्या है, एफ आ रहा है इसमें, मतलब ये फूड को यहाँ पे करेगा। तो एफ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फूड हो जाएगा। यानी कि जो आपका फ्लोएम ऊतक है वो पौधों में भोजन का परिवहन करता है, और जाइलम क्या करता है, ये जल का करता है, ठीक है। तो ये जल का करता है जाइलम। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें बोला गया है कि शक्ति को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जो पावर है, जो शक्ति है, उसको किस रूप से हम यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कार्य करने की दर होती है, ठीक है। तो कार्य करने की जो दर होगी उससे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो इसमें कहते हैं कि जो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है ये आपके लिए। तो देखेगा इसका राइट आंसर क्या है, वो तो आपका हो जाएगा जूल, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो जूल में ही मापी जाती है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एनर्जी का, ऊर्जा का, वो जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहता है कि गेहूँ डैश की फसल है। जो गेहूँ है वो कौन सी फसल है, तो याद रखेंगे गेहूँ जो होती है वो रबी की फसल होती है, ठीक है, क्योंकि ये ठंडी में बोई जाती है। तो रबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूँ किस चीज़ की है, रबी की फसल है। प्रश्न क्या अगला देखेंगे। दोस्तों अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरत है मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपको ऑल ओवर इंडिया रैंक पता चलती है आपकी, और इसके साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं जिसमें आप देखेंगे कि 32,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो इसमें क्या प्रॉफिट होने वाला है। इसमें आपको 10+ लैंग्वेज में आपको टेस्ट मिलेगा, किसी भी क्षेत्र से आप इसमें अपनी भाषा में टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि अभी जो है आप 15% डिस्काउंट पा सकते हैं हमारा कूपन कोड विकास यूज़ करते हैं तो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा आपके लिए शानदार ऑफर चलता है रिपब्लिक डे के स्पेशल सेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको 399 रुपये में यहाँ पर ईयरली पास मिल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 59 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। आईसीआर का यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो पास में देखेंगे कि आपको 10,119 बच्चे ऑलरेडी इसमें हैं, और 91 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। डिस्काउंट लगाएंगे तो 15% आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा। 52 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, और 9 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पास ले सकते हैं। इसमें कहते हैं कि डैश के कारण समय के साथ नेफ्थलीन की गोली गायब हो जाती है। तो किस चीज़ के कारण जो नेफ्थलीन की गोली होती है वह समय के साथ गायब हो जाती है, तो देखिएगा। तो यहाँ पे जो समय के साथ नेफ्थलीन की गोली गायब होती है, इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है यहाँ पर आपके लिए जो ऊर्ध्वपातन होता है, बेसिकली जो सब्लिमेशन होता है, जो कपूर में होता है। कपूर भी देखें आप गायब हो जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो इसमें कहा गया कि पौधों का यौन प्रजनन अंग कौन सा है। तो जो पौधे का यौन प्रजनन अंग कौन सा है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो देखेगा। तो ये यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही आसान से ये प्रश्न है। तो ये हो जाएगा पुष्प। की पौधे का जो यौन प्रजनन होता है वो बेसिकली पुष्प ही होता है, क्योंकि फूल आए बिना वो जो है फर्टिलाइज नहीं होता, क्योंकि फूल आना ज़रूरी होता है। इसी वजह से यहाँ पर इसको
प्रजनन अंग माना जाता है, रिप्रोडक्शन वाला आर्गन है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से कौन एक संश्लेषित या फिर जो सिंथेटिक फाइबर है वो है। तो सिंथेटिक जो फाइबर है वो कौन सा इसमें से है, तो ऑप्शन में देख लीजिएगा आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, वो हो जाएगा रेयान। ठीक है, रेयान जो है वो आपका एक संश्लेषित फाइबर के रूप में जाना जाता है और इसको लैब में विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि लंबे समय तक भोजन में पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है। अब देखिए, लंबे समय तक आप भोजन में अगर पोषक तत्वों की कमी वाला भोजन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपको एक रोग हो जाएगा। वो रोग कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा हीनता जन्य रोग। ठीक, क्या हो जाएगा, वो आपका हीनता जन्य रोग हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसको इंग्लिश में बता दूँ तो हो जाए डिफिशेंसी डिजीज हो जाएगी। ठीक है, डिफिशेंसी डिजीज आपकी हो जाएगी। तो इसका आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो बहुत ही आसान है। तो सिरके में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है वो आपका सिरके में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका हो गया वो डी सही हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में बात करते हैं यहाँ पर कि गुरुत्वहीनता परिघटना का अर्थ क्या है। जो गुरुत्वहीनता परिघटना का अर्थ क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ वेटलेस मैन, यानी कि जो आपका जो वेटलेस मीन का होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी कि शून्य गुरुत्वाकर्षण के तहत मुक्त पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। इसमें कहते हैं कि एक तोप फायरिंग के बाद किस वजह से प्रतिघात करती है। जो एक तोप है उसमें अगर फायरिंग की जाती है तो देखिए वो वापस आ जाती है, मतलब उसमें बहुत सारा झटका लगता है। अगर आप कंधे पे रखेंगे तो शायद आपका कंधा भी टूट जाए, किसी गन को फायर करने पे ऐसा होता है। तो वह किस नियम के कारण होता है, तो याद रखेंगे वो क्या होता है, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। न्यूटन तीसरा नियम कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, आप अगर थप्पड़ मारेंगे किसी को तो उसको भी चोट लगेगी, आपके हाथ में भी चोट लगेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा कि अगर आप गोली फायर करते, गोली आगे भी जा रही है और यहाँ पे पीछे भी यहाँ पे इसका रिकॉइल जो है वो होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि जो हर्ट्ज है, यानी कि जो हर्ट्ज होती हैं वो किसको मापता है, यानी कि जो किसकी एसआई यूनिट होती है बेसिकली, तो याद रखेंगे ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी कि जो ध्वनि की आवृत्ति होती है उसको मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर आपके लिए डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो इसमें कहा गया कि जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम क्या होगा। तो जैविक वर्गीकरण जो है इसमें जो आपका सही क्रम क्या है, बिल्कुल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हायरार्की इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो इसका सही जो होता है वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सबसे पहले इसमें किंगडम आता है, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, उसके बाद स्पीसीज आता है सबसे लास्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि वायु दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। जो वायु दाब है, ठीक है, एयर प्रेशर मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो याद रखेंगे तो बहुत ही आसान है, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर का यूज किया जाता है किसको मापने के लिए, बैरोमीटर का यूज किया जाता है वायु दाब को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहते हैं कि पौधों को अतिरिक्त पानी से छुटकारा दिलाता है। जो पौधे होते हैं उसको अतिरिक्त पानी से छुटकारा कैसे मिलता है, तो याद रखेंगे वो आपका हो जाता है ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो है आपका यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखें। अब अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो इसमें कहते हैं कि आवर्त सारणी की जो क्षैतिज पंक्ति को डैश कहा जाता है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसका जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम पीरियड कहते हैं या फिर उसको हम आवर्त के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, पीरियड या फिर आवर्त। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण आमतौर पर एक वाहन में रियर व्यू मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो रियर व्यू मिरर व्हीकल्स में यूज किया जाता है वो कौन सा होगा, वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश में इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 20 वाला। तो कहते हैं यहाँ पर कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को डैश कहा जाता है। तो एक से अधिक जो कोशिकाओं से बने होते हैं जीव तो उनको क्या कहते हैं, तो बहुत ही आसान है, इनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है, यानी कि जिनको बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनके उनको क्या कहा जाता है, उनको बहुकोशिकीय जीव के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चनों को देख लेते हैं।
तो गैस यहाँ पे जो अगला प्रश्न है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके समान ज्ञान का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे समान ज्ञान के प्रश्नों को चलिए हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें कहता है कि भारत पुरुष विश्व हॉकी कप की मेजबानी कब करेगा। भाई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखेगा। तो भारत पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी कब करेगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2023 में। 2023 में क्या करेगा भारत, पुरुष हॉकी की मेजबानी करने वाला है। ठीक है, 2023 में याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है वो कहाँ पे पाई जाएगी। सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, वो होगा पश्चिम बंगाल। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है सुंदरवन डेल्टा है और सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में बोला गया है कि भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या था। ठीक है, पहली मानव युक्त जो अंतरिक्ष उड़ान थी उसका जो नाम था वो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे वो क्या होगा, गगनयान। ठीक है, गगनयान जो है उसका नाम रखा गया है, पहला मानव युक्त ये होगा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देख लीजिए, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षित समूह गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना का लाभार्थी है। ठीक है, जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है उसका कौन सा समूह जो है ये इसका जो क्या है आपका मतलब इसके लिए एप्लीकेबल है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सभी वापस आए प्रवासी। ठीक है, जो बाहर गए थे, जो बाहर कमाने गए थे उनका प्रवासी कहा जाता है। जो सब बाहर से आए हुए हैं वो सभी लोग गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत इस योजना के लिए एप्लीकेबल हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि एयर टू एयर मिसाइल जो है ना, एयर टू एयर मिसाइल है वह निम्न से कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर अस्त्र। अस्त्र जो है वह एयर टू एयर मिसाइल के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जन्माष्टमी का त्यौहार किस भगवान से संबंधित है, तो बहुत ही आसान है। तो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो कृष्ण भगवान से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहा गया कि कथा इतिहास गांधी के बाद का भारत किसने लिखा। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा है, जो गांधी के बाद का भारत जो है वो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, हु हैज़ रिटन द नैरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी, तो ये लिखी गई रामचंद्र गुहा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र गुहा के द्वारा इसको लिखा गया है। क्या है, गांधी के बाद भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि किसान रथ मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा जारी किया गया। जो किसान रथ मोबाइल ऐप है या किस मंत्री के द्वारा जारी किया गया है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। किसके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा एक जारी किया गया जिसका नाम है किसान रथ। ठीक है, किसान रथ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, इंपॉर्टेंट है, तो कहते हैं यहाँ पर कि जो चरक के दरबारी चिकित्सक कौन थे। जो चरक है ना इसके दरबारी चिकित्सक कौन थे, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे यहाँ पर कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जो थे वो कनिष्क के समय जो चरक थे वो दरबारी थे, इनके यहाँ पर चिकित्सक। याद रखेंगे कनिष्क का शासन आपने पढ़ा होगा, उसमें इनका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना है उन्होंने। ठीक है, तो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना है, वो हो जाएंगे सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा को इन्होंने चुना था। याद रखेंगे 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अपने यहाँ के इस समय। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार डैश में पाया जाता है। तो भारत में जो सबसे बड़ा कोयला भंडार है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो सभी को पता है झारखंड में। झारखंड में जो है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार इस समय मौजूद है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि म्यांमार देश की राजधानी क्या है, तो बहुत ही आसान है। तो म्यांमार देश की जो राजधानी हो जाएगी यहाँ पर आपका न्याययुडा। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्याययुडा। इसका नाम ही अजीब है, तो आप इसको जैसे पढ़ पाए पढ़ लीजिएगा। तो न्याययुडा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि उस्ताद जो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है ना, इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो नाम जुड़ा गया है वो किससे है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा शहनाई से। ठीक है, किससे है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वो शहनाई से रिलेटेड हैं। तो बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। देखिए, देश का जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है वो बेसिकली कौन सा है, तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे, अभी हमने इससे पहले बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
जो है वो कब बना था अपने यहाँ, तो किसी को पता है तो बताइए कमेंट में हमको। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जब मनाया जाता है वो डेट क्या है, तो याद रखेंगे जो 28 फरवरी होती है उस दिन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न जो कहता है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने संगठन है। ठीक है, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने संगठन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26। टोटल 26 संगठन है दोस्त। अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा। 3 मॉक लिए हैं हमने इसमें, जो आपके 20-20 क्वेश्चन के हैं, तो टोटल कितने हो गए 60 हो गए। 60 क्वेश्चन में से आप कितना करेंगे अपना स्कोर जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं सभी 50 प्लस तो करेंगे ही। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले में बोला गया कि भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है। 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2021 में जो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है, विच इज़ द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, वो हो जाएगा जयपुर। जयपुर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व है। तो बहुत ही आसान है। तो सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पे है, वो आपका उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि सहायक गठबंधन डैश द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, जो सहायक गठबंधन है किसके द्वारा पेश किया गया था, तो याद रखेंगे ये जो हो जाएगा आपका, तो सहायक गठबंधन की बात करें तो हो जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सहायक गठबंधन के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जो सब्सिडरी अलायंस है उसके लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें 60वां है, तो कहते हैं कि डैश भारत की सबसे बड़ी तटवर्ती लैगून झील है। तो सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी, एक ही है जो उड़ीसा में पड़ती है। कौन सी है, चिल्का है, ये उड़ीसा में पड़ती है। तो हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। यहाँ पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो आईसीआर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी का प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट होने वाला है, टेक्स्ट बुक से हम मॉक टेस्ट यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं, और इसको आप भी सॉल्व करते चलिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सोशल साइंस में यहाँ पे ये पहला रहेगा आपका मॉक टेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहला जो प्रश्न इसमें कहता है आपका कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। जो आनंद मठ है उपन्यास, उसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देखेंगे तो अगले प्रश्न में बात करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा गया कि डैश फ्रांस के पहले सम्राट थे। तो इनमें से कौन सम्राट थे पहले फ्रांस के, तो याद रखेंगे इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, वो होगा यहाँ पे नेपोलियन। नेपोलियन जो थे वो फ्रांस के पहले सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई थी। ठीक, विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 1929। ठीक है, 1929 में विश्वव्यापी महामंदी घोषित करी गई थी, यानी कि पूरे विश्व में महामंदी आई थी 1929 में। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देख लेंगे गाइस, तो अगले प्रश्न में देखिए तो इसमें कहा गया है कि बेगार शब्द से आप क्या समझते हैं। तो बेसिकली जो शब्द है बेगार, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बेगार शब्द जो यूज किया जाता है वह यूज किया जाता है श्रम जिसे ग्रामीणों को बिना किसी भुगतान के योग्य देने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रामीणों को बिना किसी भुगतान के योगदान देने के लिए मजबूर किया गया, वही बेगार कहलाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो कहता है कि 1919 में शहर में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो 1919 में शहर में जो खिलाफत समिति का गठन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, तो याद रखेंगे ये किया गया था आपका बॉम्बे में, यानी कि मुंबई में किया गया था इसका गठन। और यहाँ पे इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, वो थे अली बंधु। ठीक है, खिलाफत जो है आंदोलन के अली बंधु थे। खिलाफत समिति का गठन कहाँ पे हुआ था, वो था बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो अगले प्रश्न की बात कर लीजिए, तो इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब जो लोकतंत्र है इसके संदर्भ में अगर देखें तो क्या चीज़ें इसमें सही आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सिंपल से अगर बात कर लेते हैं तो पहला अगर ऑप्शन देखें तो कहा गया है कि लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम नागरिकों की प्रति जवाबदेही और नागरिकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है।
तो और यहाँ पे अगला जो है यहाँ पर लोकतंत्र निर्णय लेने के लिए गुणवत्ता को खराब करता है, तो यही यहाँ पे इसका गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये इसमें सही नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता को खराब नहीं करता बल्कि उसकी गुणवत्ता को अच्छा करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो अगले में कहा गया कि श्रम के लैंगिक विभाजन की प्रणाली को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो जो श्रम की लैंगिक विभाजन की प्रणाली है उसको किस तरीके से यहाँ पर परिभाषित किया गया है उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर पहले बात कर लेते हैं तो इसमें पहला है कि महिलाएं घर के अंदर सभी काम करती हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, सिलाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि। पुरुष घर के बाहर के काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि लड़कों लड़कियों के यह मानने के लिए पाला जाता है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी घर का काम है, बच्चों की परवरिश करना है। घर के अंदर सभी काम या तो परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है या फिर उन्हें घरेलू सहायकों के माध्यम से आयोजित किया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन है आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बोला गया है श्रम के लिए लैंगिक विभाजन। बेसिकली यहाँ पर जो बोला गया है कि ना कि महिलाएं ऐसा काम करेंगी और पुरुष ऐसा काम करेंगे, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। तो तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो अगले में यहाँ पे बोला गया कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को नीचे दिए गए लाभों में से कौन सा लाभ मिलता है। अब देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं और राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं उनको यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो देखेगा। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर कि उन्हें अपना पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से ज़मीन या भवन मिलते हैं। ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कहता है कि मान्यता प्राप्त होने पर सबसे बड़ा लाभ आरक्षित चिन्ह प्राप्त करना है। मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उनको चिन्ह एक मिल जाता है जो ऑल ओवर इंडिया चलता है। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा मुक्त मतदाता सूची दी जाती है। बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखिए। अब अगले प्रश्न की बात कर लीजिए, तो कहते हैं कि 1954 और 1968 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले नागरिक आंदोलन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 1954 और 1968 के दौरान जो आंदोलन हुआ था अमेरिका में, उसका जो बेसिकली उद्देश्य क्या था वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य था, इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्या था कि अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ कानूनी नस्ली भेदभाव को समाप्त करना। ठीक है, जो अफ्रीकी और अमेरिकियों के खिलाफ, क्योंकि अफ्रीका के लोग जो हैं थोड़ा अश्वेत रंग के होते हैं और अमेरिका के लोग जो हैं श्वेत रंग के होते हैं, इसी को लेकर यहाँ पे ये आंदोलन चला था 1954 से 1968 तक। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, को देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहा गया कि भारतीय संघवाद में डैश विशेषता है। तो भारतीय जो संघवाद है, संघवाद की जो विशेषता होगी वो क्या होगी, तो देखेगा जो विशेषता है संघवाद की वो है एकजुटता। ठीक है, एकजुटता इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी विशेषता क्या है, एकजुटता हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं कि सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका शामिल है। सेवा क्षेत्र में जो भूमिका है वो कौन सी होगी, तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसमें क्या होगा, बैंकिंग क्षेत्र, जो बैंकिंग सेक्टर है वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका सेवा क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में क्या है, बैंकिंग क्षेत्र आपका शामिल है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट के संदर्भ में शामिल नहीं है। अब क्रेडिट के संदर्भ में शामिल इसमें से कौन सा नहीं, वो देखेगा। जो क्रेडिट के संदर्भ में शामिल नहीं होगा वो देखें, तो पहला क्या होगा, ब्याज दर क्रेडिट में शामिल होगा, यानी कि किसी से उधार लेना। फिर संप्रसायिक होगा, चुकौती का तरीका होगा, लेकिन कर्जदार की जाति से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है। बेसिकली जो विश्व व्यापार संगठन है इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो WTO है, इसका जो उद्देश्य हो जाएगा वो होगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना ही इसका यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक संगठन है जो कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा, तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव है। अब जो वैश्वीकरण है ना, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव इनमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण का ये प्रत्यक्ष प्रभाव इनमें से कौन सा होगा, तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर एक, तो पहला जो है इसका देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती आवाजाही, बिल्कुल सही है। अधिक से अधिक विदेशी निक्षेप होगा। फिर विदेशी व्यापार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिक नियंत्रण, ये भी होगा। तो ये क्या होगा, ये प्रत्यक्ष प्रभाव है वैश्वीकरण के। ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसके ये प्रत्यक्ष प्रभाव रहेंगे। तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे इसमें,
तो अब कहा गया है यहाँ पर कि उत्पाद के गुणवत्ता या कि आश्वासन देने के लिए लोग निम्न का किसका प्रयोग नहीं करते। अब देखिए, जो क्वालिटी होती है किसी प्रोडक्ट की, वह उसका आश्वासन देने के लिए किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका आईएसआई होता है, देखिए आईएसआई मार्क की चीज़ें होती है। जैसे भी आप अगर इलेक्ट्रिक को चीज़ लेने जाएंगे तो उसमें आईएसआई मार्क होता है। इसका मतलब क्या है, वो गुणवत्ता की यहाँ पर अच्छी आपकी गारंटी देता है आपको। फिर एग मार्क होता है, ये जो क्या होता है, ये आपका एग मार्क का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो क्या है, इको फ्रेंडली, यानी कि जो आपका इको फ्रेंडली रहेगा। फिर होगा बानगी, बानगी भी आपका यहाँ पर क्या है, ये गुणवत्ता का आश्वासन देता है। लेकिन जो आपका आरटीआई हो जाएगा, ये आपका गुणवत्ता का आश्वासन नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले प्रश्न में बोला गया है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। देखिएगा, जो अधिकेंद्र शब्द है आप सभी को पता होगा, ये संबंधित रहता है भूकंप से, भूकंप से। ठीक है, तो भूकंप के सबसे पहले अधिकेंद्र पर ही भूकंप दर्ज किया जाता है, तो याद रखेंगे ये भूकंप से संबंधित है अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहा गया, वह जापानी शब्द जिसका अर्थ हार्बर वेव्स से है। ठीक है, वह जापानी शब्द जिसका संबंध हार्बर वेव्स से है। तो जापानी शब्द वो कौन सा है, तो याद रखेंगे जो सुनामी शब्द है ना, वो जापान से लिया गया है। सभी को पता भी होगा, सुनामी शब्द जापान से लिया गया है और इसका मतलब भी यही है कि हार्बर वेव से संबंध है। ठीक है, इसका हार्बर वेव से संबंध हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जिसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है। और जो प्राथमिक उपचार है उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो देखिएगा कि किसी भी रोग को दूर करने के लिए यही इसका उद्देश्य नहीं होता है। तत्काल देखभाल करने के लिए इसका उद्देश्य होता है। फिर दर्द दूर करने के लिए उद्देश्य है। हाथाहाथ और नुकसान से बचाने के लिए उद्देश्य होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये सही नहीं। किसी प्राथमिक उपचार का किसी का रोग दूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे आराम दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं यहाँ पर कि 19 में कि राज्य आपदा प्रबंधन यानी कि जो एसडीएमए है में राज्य आपदा प्रबंधन योजना निम्नलिखित में से किस अनुभाग के बारे में है। ठीक है, तो किस में है आप देखेंगे तो राज्य आपदा प्रबंधन जो किस धारा में है आपकी, वो हो जाएगी धारा 23। ठीक है, धारा 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य आपदा प्रबंधन धारा 23 में आपको मेंशन हुई मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहा गया कि टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि की निगरानी डैश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं इनकी गतिविधि की निगरानी किस चीज़ से करी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीपीएस टेक्नोलॉजी। जीपीएस टेक्नोलॉजी के कारण क्या करते हैं हम, उसकी टेक्टोनिक प्लेटों की जो मूवमेंट्स होती है, उसकी जो गतिविधियां हैं, उससे हम इसका पता लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, तो अब 20 में से आपने कितना सही किया, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन हमने ले लिए। अब चलिए लेते हैं कुछ और प्रश्नों को। गाइस यहाँ पे देखिए, हमने जो टेक्स्ट बुक के माध्यम से आज हमने 60 प्रश्नों को सॉल्व किया। अब 60 प्रश्न जो थे इसमें हमने 20 किए थे सोशल साइंस के, 20 किए हमने यहाँ पे साइंस के, और 20 किए जो हमने वो प्रश्न किए यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज के। ठीक है, जो जीके का प्रश्न 60 प्रश्न किए। 60 में से आपने कितना सही किया हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।